हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर प्लांट के एक नए चैप्टर की, जिसमें आपको एक नया टॉपिक बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा एक टॉपिक है उसमें नया चैप्टर है आपकी गैस टरबाइन प्लांट। ठीक है, क्या है आपकी गैस टरबाइन प्लांट। अब आपने पावर प्लांट के बारे में, कई सारे पावर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा है, जैसा कि मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो उसमें जो कई सारे पावर प्लांट का इनका सेंस ये कि जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर अदर टाइप्स के जो आपके पावर प्लांट्स है उसके बारे में बताया गया है। तो उसी तरह से आपका ये कि आपका गैस टरबाइन प्लांट भी एक तरह का पावर प्लांट होता है। अब इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। गैस टरबाइन प्लांट की अवधारणा को जो पहली बार 1872 में जर्मन वैज्ञानिक स्टोलेज ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आपका ये स्टोलेज ने प्रस्तुत किया था और पहली गैस टरबाइन का निर्माण किया गया था। यानी कि जो पहली आपकी गैस टरबाइन थी उसका निर्माण 1872 में किया गया था। लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो थी वो बहुत कम थी। जाहिर सी बात है, किसी प्रोडक्ट को सबसे पहले जब लॉन्च किया जाता है या बनाया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम ही होती है। तो उसी तरह आपकी जो गैस टरबाइन पहली बार बनी और पहली बार ये मार्केट में आई, तो इसका जो एफिशिएंसी था वो उतना बेटर नहीं था। ठीक है, अब एफिशिएंसी बेटर ना होने के कारण अगले देखते हैं। ब्राउन थ्योरी के अच्छी प्रवाह कंप्रेसर के जो विकास और 1930 से 1935 के बीच अच्छे प्राकृतिक पदार्थ की खोज के बाद 1939 के लगभग 30,000 किलोवाट की क्षमता वाला एक बड़े आकार का गैस टरबाइन प्लांट बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1939 में, 1939 में। अब बाद में कॉस्ट को कम करके और जनरेशन और एफिशिएंसी में वृद्धि करके गैस टरबाइन प्लांट का उपयोग जो है वो औद्योगिक और सैन्य कार्यों में भी किया जाने लगा। भारत में अधिकांशतः गैस टरबाइन का उपयोग पीक लोड के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपकी लोड होती है, जो अदर पावर प्लांट होते हैं उसका यूज किया जाता है, तो वो जब एक एवरेज लोड होता है वहां पे तो वो पावर प्लांट वर्क कर जाता है। लेकिन एवरेज लोड से ज़्यादा जब लोड की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि लोड देने की आवश्यकता पड़ती है या आपूर्ति की समस्या आने लगती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, ये जो आपके गैस टरबाइन प्लांट होते हैं ये वहां पे कार्यरत होते हैं। अर्थात अब ये मैंने आपको पीक, जो आपका पीक लोड है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर से अब आया आपको पीक लोड के बारे में। अर्थात बेस लोड के लिए एक बड़े थर्मल पावर प्लांट की स्थापना और इसके साथ गैस पावर प्लांट के टॉप लोड को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं गैस प्लांट का प्रयोग बेस लोड के लिए भी किया जाता है। ठीक है, पीक लोड पे तो किया ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं जो आपका बेस लोड होता है उसकी आपूर्ति के लिए भी ये आपकी गैस टरबाइन प्लांट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला आपको टॉपिक होगा गैस टरबाइन प्लांट का लेआउट। ठीक है, लेआउट ऑफ गैस टरबाइन प्लांट, इसको देखते हैं। लेआउट का मतलब आप जानते ही हैं। स्टीम टरबाइन प्लांट की तरह, यानी कि भाप जनित जो आपका भाप टरबाइन प्लांट होता है उसी की तरह आपका गैस टरबाइन प्लांट का लेआउट होता है, उससे मिलता जुलता ही होता है। तो अगर आप स्टीम यानी कि भाप टरबाइन प्लांट के बारे में जानते हैं तो आपको गैस टरबाइन प्लांट के बारे में जानना उतना दिक्कत जानने में नहीं आएगी, आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहला जो वीडियो है इसके पहले वाले, जो कि स्टीम टरबाइन प्लांट है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। प्लांट की मुख्य इमारतों को टरबाइन हाउस कहा जाता है। यानी कि जो आपकी प्लांट्स होती हैं
और प्लांट्स में जो मेन आपके इमारत यानी कि जो मेन बिल्डिंग्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस यानी टरबाइन, सॉरी यहाँ पे आपको टरबाइन हाउस कहा जाता है। और इस जो आपकी टरबाइन हाउस होती हैं इसमें मुख्य कंपोनेंट जैसे यानी कि जो मेन कंपोनेंट टरबाइन हाउस में होते हैं वो दहन चैम्बर और कंप्रेसर्स आदि के साथ कई सहायक उपकरण और उप उपकरण भी सम्मिलित होते हैं। कभी कभी टरबाइन हाउस के बाहर इनक्यूबेटर और फ्यूल टैंक भी क्या करे जाते हैं, रखे जाते हैं। ठीक है, फ्यूल टैंक भी इसमें रखे जाते हैं। टरबाइन और कंप्रेसर्स जैसे रोटेटेड कंपोनेंट अपेक्षाकृत कम जगह में स्थापित होते हैं, लेकिन दहन चैम्बर, सेंट्रीफ्यूगल, थर्मामीटर आदि जैसे कंपोनेंट अधिक स्थान घेरते हैं। अब वायुमंडल की वायु से पहले फिल्टर को क्या करती है, प्रवेश करती है। जो एटमॉस्फेयर की आपकी एयर यानी कि जो वायु होती है वो आपके जो फिल्टर होते हैं उस फिल्टर के द्वारा प्रवेश करती हैं, जहां घुलने आदि के कण जो यानी कि जो घुलने आदि के जो कण होते हैं इससे अलग हो जाते हैं। जो और भी वायु में जो और कण होते हैं वो फिल्टर में प्रवेश करने के बाद अलग कर दिए जाते हैं या अलग हो जाते हैं। इसके बाद स्वच्छ वायु आपकी कंप्रेसर में प्रवेश करती है और संपीड़न के बाद वायु इंटरकूलिंग के माध्यम से उच्च दाब कंप्रेसर में प्रवेश करती है। यहाँ से वायु को संपीड़न के बाद थर्मो एक्सेलेटर में भेजा जाता है। वायु जो गर्म वायु होती है वो इंक्यूबेटर से दहन चेंबर में निकलती है, जहां ईंधन के दहन से उच्च तापमान पर वायु को क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, वायु को जब गर्म कर दिया जाता है और इसके बाद जो आपकी गर्म वायु व गैसें होती हैं वो उच्च दाब से क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं और इनका विस्तार हो जाता है। यहाँ से गैसें कम दाब वाली टरबाइन में रीहीटिंग से होकर गुजरती हैं, गैसों को दोबारा फिर से गर्म किया जाता है और कम दाब वाले टरबाइन में विस्तार होता है। गैस को एक बार जो आपकी गैसेस होती हैं वो हीटेड होती हैं और उनको फिर से दोबारा गर्म किया जाता है। उच्च दाब कंप्रेसर उच्च दाब टरबाइन से जुड़े होते हैं, यानी कि जो आपके कंप्रेसर्स होते हैं वो टरबाइन से जुड़े होते हैं और कम दाब कंप्रेसर कम दाब टरबाइन से जुड़े होते हैं। एक अच्छे गैस टरबाइन प्लांट का जो अभिन्यास होता है यानी जो लेआउट होता है उसके लिए आवश्यक है कि जो सभी कंपोनेंट यानी कि जो जो भी कंपोनेंट आपके गैस टरबाइन प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं या यूजफुल होते हैं इन प्लेस स्थापित किए जाएं ताकि प्लांट कुशलता से कार्य कर सके। वाल्व और पाइप की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। प्लांट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वायु और गैस सर्किट सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। ठीक है, ये बात हो गई आपके गैस जो बेस्ड पावर प्लांट होते हैं उसकी। ठीक है, अब जो आपकी बात आती है ओपन साइकिल टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन ये आपका दो टाइप्स का जहां तक होता है, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल। पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके ओपन साइकिल गैस टरबाइन का। मैं एक छोटा सा आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा कि आपका जो ओपन टरबाइन होता है, ओपन गैस टरबाइन होता है, ये क्या होता है। एक छोटा सा फिगर है।
अब आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है ये है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, और मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं। ये आपका संपीडक है, ठीक है। संपीडक को आप इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसर, इसको आप इंग्लिश में लिख भी सकते हैं कंप्रेसर। ठीक है। और एयर इनटेक यानी कि वायु प्रवेश, इसको बोलेंगे वायु प्रवेश। वायु को क्या करेगी, यहाँ से कंप्रेसर में प्रवेश करेगी। अब ये जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बारे में आप जानते ही होंगे कि कंप्रेसर किस प्रकार से वर्क करता है। आपको अगर कंप्रेसर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मैं एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से कंप्रेसर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आपके कंप्रेसर होते हैं वो आप देखते होंगे कि जो दुकान वगैरह होते हैं, जो हवा भरने के, आप टायर की, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, आपकी गाड़ी में हवा की कमी आ जाती है, तो आप क्या करते हैं कि उसको दुकान पे ले जाते हैं। वो क्या करता है, उसमें एयर फिल कर देता है। तो एयर फिल करने का जो प्रोसेस है, आप देखते होंगे कि एक बड़ा सा टैंक होता है। वो टैंक क्या करता है, ऑन करता है, वहां से सप्लाई को ऑन करता है और आपकी टायर में क्या करता है, हाई प्रेशर से एयर को भर देता है। अब आपने कभी ये बात सोची है कि जो एयर होता है वो जो टैंक के अंदर रहता है वो कहाँ से आता है? ठीक है, जो एयर रहता है वो कहाँ से आता है, अगर ये आप जान लेंगे तो आप ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, अब वो जो बड़ा सा टैंक होता है उसमें जो एयर रहती है वो एयर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण से ही एक ली जाती है। ठीक है, और एक्चुअली में उसका नाम कंप्रेसर ही होता है। ठीक, वो एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करता है, लेता है, यानी कि इकट्ठा करता है, जो कि यहाँ दिखाया गया एयर इनटेक, और क्या करता है, उसके बाद वही एयर आपकी टायर में भर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेशर, ये क्या होता है, दहन कक्ष में जाता है, आपकी कपलिंग लगी हुई है, कपलिंग आपकी टरबाइन से जुड़ी होती है। ये मैं ओपन साइकिल के बारे में बता रहा हूँ, जब क्लोज साइकिल होगा तो वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस होगा। ठीक है, ये ओपन साइकिल है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन बताया या थ्योरी पार्ट मैंने बताया, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि एयर को फिर क्या किया जाता है, दोबारा हीट किया जाता है, यानी कि गर्म किया है। तो गर्म कैसे किया जाएगा, यहाँ पे कंबंशन चैम्बर जो कि दहन कक्ष है, आपको थोड़ा सा कम दिखाई हो सकता है, दे रहा हो, क्लियर ना दिखाई दे रहा, एक बार मैं इसको क्लियर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दहन कक्ष। उसके बाद आपका ये टरबाइन में आता है, तो टरबाइन से ज्यादा आपके बताने की जरूरत है नहीं। टरबाइन को मैं कई बार बता चुका हूँ कि टरबाइन किस तरह से वर्क करती है और कैसे वर्क करती है। और ये पूरा साफ, ये क्या है, दोनों आपस में कपलिंग से, एक कपलिंग जो होती है बीच में, उस कपलिंग के द्वारा जुड़ा होता है। कपलिंग एक तरह का ऐसा यंत्र होता है जो कि क्या करता है, दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये टरबाइन मूव करती है, और टरबाइन के बाद आपकी ये इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ पे लगा होता है, जो कि क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी टरबाइन के द्वारा जो उसको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई फिगर की, कुछ मैं थ्योरेटिकली पार्ट भी इसमें समझाना चाहूंगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कुछ पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप देख पा रहे हो ये 1 2 3 और 4, इनका क्या मतलब है, इनका भी कुछ मतलब होगा तभी लिखा गया है। अब इनका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं।
ठीक है, ये तो बेसिक हो गया आपका ओपन साइकिल, ये आपका बेसिक्स हो गया ओपन साइकिल का गैस टरबाइन का। अब देखते हैं जो अगला टॉपिक है, आउटपुट और प्रदर्शन के सुधार की विधियां। आउटपुट और प्रदर्शन में सुधार की विधियां, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग आउटपुट एंड परफॉर्मेंस। गैस टरबाइन प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाने और विशिष्ट उत्पादन पावर बढ़ाने के लिए जो आपकी कुछ विधियां होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है या उनको उपयोग में लाया जाता है। अब ये मेथड्स कौन कौन सी हैं? ये मेथड 3 प्रकार की होती हैं। पहला मेथड होता है आपका इंटरकूलिंग, सेकंड होता है रीहीटिंग और थर्ड होता है रीजनरेशन। इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेशन। अब ये इंटरकूलिंग क्या होता है, पहले इंटरकूलिंग को समझेंगे। अब ये जो इंटरकूलिंग होता है इसको समझेंगे कि गैस टरबाइन साइकिल में, यानी कि जो आपकी गैस टरबाइन है उस साइकिल में ये एक प्रोसेस क्या है, साइकिल प्रोसेस कहलाता है। उस प्रोसेस में गैस टरबाइन द्वारा उत्पन्न पावर का एक बड़ा भाग कंप्रेसर को चलाने के लिए व्यय किया जाता है। जाहिर सी बात है उसके द्वारा जो आपके इस प्रोसेस के द्वारा गैस टरबाइन प्लांट के द्वारा जो आप पावर जनरेट करेंगे उसमें कुछ भाग क्या क्या हो जाता है, आपका जो कंप्रेसर होता है यानी कि एयर इनटेक जहां से हो रही है उसके बाद संपीड़क में जाता है, उसी संपीड़क की बात की जा रही है। उस संपीड़न को चलाने के लिए कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है, यानी कि कुछ पावर आपका खर्च हो जाता है। और कंप्रेसर को चलाने के लिए आवश्यक कार्यों को 2 चरणों में वायु को संपीड़ित करके और उसके बीच एक इंटरकूलिंग का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बीच में एक आवश्यक आपका यंत्र यानी कि इंटरकूलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये इंटरकूलिंग जो होता है ये कहाँ पे लगता है, आपकी जो एयर इनटेक करती है यानी कि एयर को जहां से इन करवाया जाता है कंप्रेसर में, तो एक होता है आपका लो प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है। पहले आपका लो प्रेशर कंप्रेसर होता है जहां से एयर आपकी इन करती है और कंप्रेसर में प्रवेश करती है। तो एयर वहां से क्या होगी, कंप्रेसर में प्रवेश करेगी, ठीक है। और उसके बाद ऊपरी से वहां पे बीच में क्या कर दिया जाएगा, इंटरकूलिंग लगा दिया जाएगा, इंटरकूलिंग सिस्टम को लगा दिया जाएगा। और उसके बाद उच्च दाब संपीड़क यानी कि हाई प्रेशर कंप्रेसर होगा। और उसके बाद यानी कि इस प्रोसेस के पहले एक प्रोसेस और होगा जो कि वहां से एयर इन करेगी और पहले लो प्रेशर कंप्रेसर में जाएगी और उसके बाद इंटरकूलेंट यानी कि इंटरकूलिंग सिस्टम को फॉलो करेगी और उसके बाद वो एयर उच्च दाब संपीड़क में जाने के बाद कंबंशन चैम्बर में जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो आपके रीहीटिंग मेथड्स हैं। अब ये रीहीटिंग मेथड्स क्या होते हैं, एक गैस टरबाइन की आउटपुट पावर को प्रसार को 2 अवस्थाओं में करके तथा उन अवस्थाओं के मध्य एक रीहीटिंग का प्रयोग करके बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। जबकि एक उच्च दाब जो आपकी कंप्रेसर होते हैं या ये कहें कि उच्च दाब आपके टरबाइन कंप्रेसर को चलाने के लिए आवश्यक कार्य उत्पन्न करते हैं। कम दाब वाला जो टरबाइन होता है वो आवश्यक आउटपुट पावर को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो आपके रीहीटिंग हो गए या फिर उसके पहले मैंने इंटरकूलिंग के बारे में बताया। तो इंटरकूलिंग और
इंटरकूलिंग हो गया और आपका उसके बाद रीहीटिंग हो गया। अब एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है जो कि ये टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ आउटपुट एंड परफॉर्मेंस, यानी कि आउटपुट और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें दो मेथड्स हो गए। थर्ड मेथड है आपका रीजनरेशन का। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो आपकी गैस टरबाइन से निकलने वाली गर्म गैसेस हैं वो अत्यधिक हीट के कारण बनती हैं और उनका तापमान बाहरी वायुमंडल तापमान से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और इन गर्म गैसों का उपयोग कंप्रेसर से निकलने वाले संपीड़ित गैसों को गर्म करने के लिए क्या होता है, किया जाता है, जिससे दहन कक्ष में दहित किए जाने वाले फ्यूल की मात्रा में पर्याप्त कमी होती है। इससे ईंधन और पैसे क्या होती है, दोनों की बचत होती है। ठीक है, तो ये आपका जो छोटा सा टॉपिक था। आप जो एफिशिएंसी की बढ़ाने की बात की जाए या इनडायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस के बढ़ाने की बात की जाए तो ये सब इनसे कोरिलेट करते हैं। ठीक, और अब आते हैं आपके गैस टरबाइन फ्यूल की। जो आपके गैस टरबाइन फ्यूल होते हैं, गैस टरबाइन फ्यूल को विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है, जो कि आपके कुछ टाइप्स के मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है गैसीय फ्यूल। गैसीय फ्यूल की अगर थोड़ी सी डीपली बात की जाए यानी विस्तार पूर्वक बात की जाए, हालांकि प्राकृतिक गैस यानी गैस टरबाइन के लिए एक आदर्श फ्यूल है। ठीक है, जो आपके नेचुरल एयर नेचुरल गैसेस होती हैं वो टरबाइन के लिए एक आदर्श फ्यूल मानी जाती है, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, हर जगह क्या होता है, ये आपकी नेचुरल गैसेस हर जगह पे अवेलेबल ना होने के कारण इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस या निर्माता गैस का उपयोग करके गैस टरबाइन पावर प्लांट में भी किया जा सकता है। अब आती है लिक्विड फ्यूल। अब लिक्विड फ्यूल जो है वो गैस टरबाइन प्लांट में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला लिक्विड पदार्थ जो है वो पेट्रोलियम है। ठीक है, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर लिक्विड फ्यूल की बात की जाएगी तो गैस टरबाइन प्लांट में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो फ्यूल है वो पेट्रोलियम पदार्थ है, और पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है वो आपका लिक्विड ही होता है। जैसा कि आपके अशुद्ध आयल या अवशिष्ट आयल भी होता है। इन फ्यूल में मुख्य वांछित गुण उचित अस्थिरता यानी कि वॉलेटिलिटी और विस्कोसिटी भी होती है, जैसे कैलोरी मान। और इसके अलावा लिक्विड फ्यूल का पुनर्निर्माण और धूल रहित होना चाहिए। धातु के कण फ्यूल पंप और नोजल में फंस जाते हैं और मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। सोडियम, वेनेडियम, कैल्शियम जैसे पदार्थ या तो टरबाइन ब्लेड पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं या क्षरण का कारण बनते हैं। इसलिए टरबाइन ब्लेड के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लिक्विड फ्यूल में उसकी मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। अब आपका ये हो गया लिक्विड फ्यूल। अब आते हैं सॉलिड फ्यूल पे। ठीक है, मेनली आपके तीन तरह के ही जो फ्यूल्स हैं वो गैस टरबाइन फ्यूल्स के अंतर्गत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड की बात करें तो जो आपके सॉलिड फ्यूल होते हैं इसमें गैस टरबाइनों में कोयला का जो उपयोग होता है वो चूड़ित अवस्था में किया जाता है, लेकिन इसके उपयोग से कई सारी समस्याएं आती हैं। अब ये समस्याएं कौन सी आती हैं कि कोयले में पाउडर बनाने के लिए एक छोटे आकार की चूड़ित चक्की की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त गैस टरबाइन प्लांट के उच्च दाब चैम्बर में फ्यूल का प्रवेश उच्च दाब पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके गैस टरबाइन के फ्यूल्स की।
कि ये जो फ्यूल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, और अलग अलग तरह से होने के साथ साथ अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन से ऐसे फ्यूल्स है जो कि असरदार होते हैं, यानी कि ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं गैस टरबाइन में। और गैस टरबाइन को बताते टाइम मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो गैस टरबाइन प्लांट्स होते हैं वो एक तरह से अगर कहा जाए तो जो आपके स्टीम टरबाइन प्लांट होते हैं ये उसी की तरह ही होते हैं, बशर्ते क्या है कि जो गैसेस हैं अधिकतर नेचुरल गैसेस ही यूज में लाई जाती हैं, ठीक। और उनको क्या किया जाता है, डायरेक्ट कक्ष पे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और उसके बाद जो आपकी टरबाइंस होती हैं उसमें प्रवेश करा के आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक। अब आज की क्लास में लगभग इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। कुछ और का मतलब क्या है कि जो अगला टॉपिक होगा ये आपका, मैंने ओपन साइकिल गैस टरबाइन करवा दिया। अब अगला जो टॉपिक होगा ये होगा आपका क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, ठीक है। क्या होगा आपका क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन आपका होगा। क्लोज में भी कुछ सिस्टम जो है आपके लगे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन से अलग करती हैं इसको। अभी क्या लगी होती हैं उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।